चलो करते। अब तुम लोगों को यूनिट वेक्टर पता है क्या होता है? क्या होता है मैं बोल सकते हो ना, ये तो इजी है फिजिक्स से। तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, ठीक है। तो अगर समझो मैंने तुमको ए बार दिया है, तो ए बार का अगर यूनिट वेक्टर कैसे दिखाते हो? ए कैप से दिखाते हो ना, देखा था ये है कि नहीं? तो यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है ए बार का, तो क्या रहेगा? क्या करने का? डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ना। तो अगर तुम डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करते हो ना, तो तुमको यूनिट वेक्टर मिलता है। तो अगर एक वेक्टर समझो ये है, ठीक है, अगर समझो ए बार है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर, तो मतलब बेसिकली क्या रहेगा? डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1। तो यही रहेगा ना तुम्हारा यूनिट वेक्टर। ये वाला ए बार है, यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? इसका इसी डायरेक्शन में रहेगा। कौन सा? मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1। करेक्ट है कि नहीं? तो यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं ना, तो ये चीज हम लोग को चाहिए रहेगा। अब इधर देखो, Z1 अगर समझो मैंने तुमको Z1 का, ये अभी बस पहले का रिवाइज किया है, Z1 इक्वल्स टू R1 e रेज टू आई थीटा। ये चीज याद है ना? क्या होता है ये चीज? कौन सा फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो तुम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज किए हो, चलो एक बार रिवाइज करते हो, उसका दूसरे पे आता हूं। चलो बताओ, Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, कौन सा फॉर्म है? एल्जेब्रिक। Z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कौन सा फॉर्म है? ट्रिग्नोमेट्रिक। Z इक्वल्स टू आर ई रेज टू क्या है? आई थीटा, ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल, बराबर ना? ठीक है। Z बार क्या होता है? कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अगर Z बार कॉन्जुगेट है, अगर Z तुम्हारा a प्लस आई बी है, तो Z बार तुम्हारा क्या रहेगा? a माइनस आई बी। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म r ई रेज टू आई थीटा होता है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म r ई रेज टू माइनस आई थीटा होगा। उसको 1 अपॉन ई रेज टू क्या लिख सकते हो? आई थीटा लिख सकते हो, बराबर है कि नहीं है? इतना याद है थोड़ा थोड़ा? तो अगर तुमको ये याद है तो अभी इस पे जाते हैं। अगर समझो इस इधर पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, Z1 को ई रेज टू आई अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इधर क्या हो जाएगा? R1 ई रेज टू आई थीटा इंटू ई रेज टू क्या हो जाएगा? आई अल्फा, बराबर ना? दोनों साइड में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? ई रेज टू आई अल्फा के साथ। तुम मुझे बताओ, ई रेज टू आई अगर अल्फा, ये खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, है कि नहीं? तुम ऐसे देखते हो ना, डर लगता है। ये देखो, अगर ई रेज टू आई थीटा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है? आर का वैल्यू यहां पे क्या है? देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तुमको मालूम है क्या होता है? आर ई रेज टू क्या होता है? आई थीटा। आर मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट का टोटल डिस्टेंस कितना है, वो क्या होता है? आर, ठीक है। थीटा ये कितना एंगल बनाता है, वो क्या होता है इसका? थीटा। ये पार्ट समझा? अगर मैं बोल रहा हूं ई रेज टू आई थीटा, अगर सिर्फ मैं बोल रहा हूं ई रेज टू आई थीटा, तो तुम मुझे बताओ आर का वैल्यू कितना हो गया? 1। मतलब उसका टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? 1। ये बात समझा? एकदम समझा कि नहीं समझा? अब ई रेज टू आई थीटा है, थीटा मतलब क्या हो गया? प्रीत प्रीत प्रीत, थीटा मतलब क्या हो गया? हाँ? ये रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा, बराबर है। ई रेज टू आई थीटा मतलब इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल ये कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है, बराबर ना? और इसको अगर मुझे अपने पोलर फॉर्म यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे ही लिखेंगे ना? तो मतलब बेसिकली ई रेज टू आई थीटा अगर तुम सुन रहे हो, मतलब बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि अगर z इक्वल्स टू ई रेज टू आई थीटा है,
अरे तू हमेशा लेट आते, अब रिक्शा बोलना मत। हाँ सर, अरे अरे रिक्शा वाले नहीं मानते इधर आने, कार वेस्ट में देते हैं। तू इधर आते ही नहीं, वो लोग तो जल्दी निकलने का ना। सर जल्दी निकल तो फिर भी मतलब टाइम लगता है। रिक्शा चलो, गर्लफ्रेंड रहती ना 1 घंटा पहले जाता था, रोका रहता था, चलता था उसको। बीमारी के साथ करूंगा ना तो कर्मा बुरे तेरे पे ही आ जाएगा। मालूम पड़ा तू एकदम रिलैक्स बैठा, तेरा सिर दर्द कर रहा है, फिर बोलना मत। चलो z इक्वल्स टू क्या है, cos थीटा। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i क्या रहेगा, sin थीटा। ये पार्ट समझा कि नहीं? तो इसका मतलब अगर तुम ये देख रहे हो, मतलब बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, है कि नहीं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये चीज समझा कि नहीं समझा? धैर्य नहीं समझा? e रेस टू i थीटा है, तो e रेस टू i थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो इसी चीज को मैं 1 प्लस i लिख सकता हूं ना, है कि नहीं? r का वैल्यू तो 1 ही है कि नहीं? तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे कोई ना कोई तो नंबर रहेगा, तो उस नंबर को मैं a प्लस i भी लिख देता हूं, जो भी एंगल जो भी बन रहा है अपना उसके हिसाब से। बराबर है कि नहीं है? ये पार्ट समझा? तो मतलब इसको तुम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हो, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, उसका एक दूसरा रूप है। करेक्ट है, उसी के बारे में बात हो रहा है, बस छोटा सा दिखता है तुमको। यहाँ पे ई रेस टू क्या रहता है, आई थीटा, एकदम छोटा सा दिखता है। करेक्ट है कि नहीं है? तो ये चीज क्यों, अगर मैंने यहाँ पे ई रेस टू आई अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, आर वन ई रेस टू आई कॉमन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा। बराबर है ना? करेक्ट है कि नहीं है? अब यहां पे ये जो पार्ट है z1 इंटू ई रेस टू आई अल्फा, तो इसको मैं z2 बोल दूं, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको z2 बोल दिया। तो इधर पे बेसिकली हुआ क्या, ये जो तुम्हारा z1 था, अब देखो इधर ये जो तुम्हारा z1 था, ये एक एंगल क्या बना रहा था, थीटा, इसलिए z1 इक्वल्स टू क्या था, r1 ई रेस टू आई थीटा। तुमने इसको ई रेस टू आई अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, ई रेस टू आई अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब बेसिकली क्या किया तुमने, उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। कितना एंगल घुमाया, अल्फा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अगर मैं ई रेस टू आई थीटा को ई रेस टू आई अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा, और वो भी पॉजिटिव में, तो मतलब मैं कौन से डायरेक्शन में घूमूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर समझो मैंने यही इसको ई रेस टू आई अल्फा लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया होता, तो तुम मुझे बताओ मैं कहां पे जाता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते तो क्या होता है, नेगेटिव। समझे ना? तो इधर पे अल्फा प्लस, मतलब अब तुम्हारा जो ये पूरा एंगल बना है, ये जो तुम्हारा पहले इधर था, ये जो तुम्हारा ये जो z1 वाला लाइन था, वो पहले थीटा बना रहा था, अब वो क्या बना रहा है, थीटा प्लस अल्फा बना रहा है ना। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो अगर तुम z1 जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको e रेस टू कोई और से मल्टीप्लाई करते हो, जो भी एंगल रहेगा तुम उतने एंगल से उसको घुमा रहे हो। पॉजिटिव है तो कौन सा डायरेक्शन में घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव है तो कौन से डायरेक्शन में घुमा रहे हो। ये पार्ट समझे कि नहीं समझा? ये क्लियर हुआ ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? तो यहां पे इसको ऐसे ही घुमाया है जानबूझ के मैंने, ये क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसको घुमाया ना, तो z1 पहले इधर था, जब इधर गया तो उसका लेंथ तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ चेंज क्या हुआ, एंगल। तो जहां से था वहां से थोड़ा सा इस साइड पे आया। ये समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट समझा ना? तो ये चीज एकदम दिमाग में डालो, अगर ई रेस टू आई कोई भी अल्फा से, तो कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं ई रेस टू माइनस आई अल्फा से, तो क्या रहेगा, क्लॉकवाइज। समझे? ये पार्ट क्लियर है? इधर पे डाउट है सर अभी? तो यूनिट वेक्टर का एक बार लिखना, उसके बाद ये एक बार लिखना, और क्लीन लिखना एकदम अच्छे से। रोटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पे तुम्हें मूवमेंट दिखाना पड़ेगा कैसे हो रहा है। मेरे को ये देखो, मेरे को इसका ना पोलर फॉर्म लिख के बता सकते हो, आई का, आई ऐसे, इसका पोलर फॉर्म क्या रहेगा, से क्या कर रहे हैं? पोलर फॉर्म में सबसे मेन क्या रहता है, एंगल ढूंढना है। बराबर ना? तो अगर मैं तुमको बोल रहा हूं मुझे आई का पोलर फॉर्म चाहिए, मतलब बेसिकली इधर क्या है, 0 प्लस आई है ना, ए तुम्हारा क्या है 0, बी तुम्हारा क्या है 1, बराबर ना?
तो मुझे बताओ tan थीटा क्या होएगा, मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। तो इधर पे क्या रहेगा 1/0 क्या रहेगा, विच इज व्हाट पाई बाई 2, करेक्ट ना। मतलब एंगल कितना है पाई बाई 2, मतलब आई का अगर और इसके अंदर तो तुमको थीटा मिल गया, तो तुम लोग क्या लिख सकते हो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 बराबर है। अब यहां पे मिसिंग क्या है r, r कैसे निकालोगे, ये 0 है ये 1 है, कैसे लिखेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आएगा 1। तो मतलब क्या हो गया इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया, पोलर फॉर्म क्या हो गया 1 cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। देखो ये सिर्फ इमेजिनरी है, और कैसा इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है ना। तो इसका रियल पार्ट क्या है 0। अगर रियल पार्ट 0 है तो मतलब cos वाला पार्ट 0 होना चाहिए, और तुमको मालूम है cos किधर पे 0 होता है 90 पे। तो ऐसे दिमाग में याद रखो कि रियल पार्ट cos है, इमेजिनरी पार्ट साइन है। तो अगर मेरा सिर्फ आई है तो मतलब cos को 0 होना पड़ेगा, cos 0 कब होता है 90 पे, तो थीटा कितना रहेगा 90, समझे ना। ऐसे लॉजिक से भी कर सकते हो। तो ये तुमको मिल गया। तो इसका मतलब इसका अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, क्या रहेगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, r तो 1 है, e रेज टू i क्या रहेगा, समझे, क्लियर हुआ ना। अब देखो अगर तुमको ये समझा है तो अब इसके ऊपर देखो, अगर मैंने समझो तुमको 3 + 4i दिया है और इसको मल्टीप्लाई किया i से, तो ये क्या हो जाएगा, i को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3i, i इंटू आई क्या रहेगा आई स्क्वायर, व्हाट इज आई स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 3i। तो a तुम्हारा क्या हो गया -4, b तुम्हारा क्या हो गया 3। अगर इसको डायग्रामेटिकली दिखाना है क्या हुआ है तो कैसे दिखाएंगे, ये देखो 3 और 4 तो इधर पे ही है, ठीक है, तो 3 + 4i इसका हो गया z1, समझो। अब इसको तुमने मल्टीप्लाई किससे किया i से, और i मतलब क्या होता है e रेज टू i क्या होता है पाई बाई 2, बराबर ना। ये मतलब क्या हो गया, ये इसका ही निकाला ना पूरा, जो यहाँ पे e रेज टू i क्या हो गया पाई बाई 2। यानी तुम अगर यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा वो एंगल में क्या ऐड होने वाला है पाई बाई 2। तो ये कितना एंगल निकाल रहे हैं इसका, चलो एंगल निकालते हैं। इसका एंगल क्या रहेगा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्या रहेगा 4/mod of 3 विच इज व्हाट 4/3। मतलब यहां पे ये जो एंगल बन रहा होगा ये कितना होगा 4, tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 4/3, समझे ना। इसको तुमने i से मल्टीप्लाई किया, मतलब बेसिकली किससे मल्टीप्लाई किया पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना डिग्री इधर पे आएगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री इधर पे आएगा तो ये देखो ये इधर पे पहुंच जाएगा, और जब इधर पे पहुंचेगा तब तुम्हारा a क्या हो जाएगा नेगेटिव, और b तुम्हारा क्या रहेगा पॉजिटिव ही, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसा हुआ है और इधर पे 90 डिग्री बना है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। ये डायग्राम थोड़ा और बेटर बना सकते हैं हम लोग। कहीं पे भी डिफिकल्टी होती है ना तो बोलो इसमें। तो ये तो एंगल इसका था थीटा इक्वल्स टू ये आया था, मतलब जो पहले 3 + 4 है, 3 + 4i को तुमने किससे मल्टीप्लाई किया e रेज टू आई पाई बाई 2। ये तुमको कैसे मालूम पड़ा i से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो मतलब एंगल कितना हो गया e रेज टू आई कितना हो गया पाई बाई 2, अभी निकाला ना हम लोग ने। अब e रेज टू आई पाई बाई 2 हुआ तो इसका मूवमेंट कैसे रहेगा, ये अभी ऐसा है, इसको घुमा के हम लोग ऐसे ला देंगे ना, है कि नहीं। तो कितना मूवमेंट इसका इधर पे होगा 90, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई किससे किए पाई बाई 2 से, तो ये घूम के इधर पे आने वाला है, तो ये बनेगा ये साइड पे, समझे। तो इसका घूम के इधर आ गया, बनेगा इधर पे, तो ये क्या बनने वाला है z इक्वल्स टू -4 + 3 है। तो ये कितना होने वाला है यहाँ पे 90 डिग्री, समझे। ये क्लियर हुआ ना कैसे होता है, समझा कैसे हो रहा है ना। यहाँ पे i से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, इधर पे डाउट है जरा भी तो ये लिख लेना। अगर तुमको नहीं पता है एल्जेब्रिक फॉर्म ये सब कैसे निकालते तो पहले वो लिख लो। ये देखो i का पोलर फॉर्म, तो एंगल कैसे निकाला पाई बाई 2 ऐसे निकाला। चलो ये वाला करते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे दूसरा वेक्टर है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, मतलब मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या हो गया, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, ठीक है।
इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, समझा? मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूं मैं इसको उठा के इधर पे घुमा दूं, इसके ऊपर ला दूं, समझे? मैं चाहता हूं इसको ना इधर पे लेके आऊं, इसके लेंथ जितना ही, और दोनों के लेंथ अलग है, ये समझा? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे कि क्या करेंगे, कुछ बड़ा स्केल है किसी के पास है क्या? हाँ पाउच दे दे स्पाइडरमैन दे। अब देखो अगर इधर पे स्पाइडरमैन है, ठीक है, मैं चाहता हूं ये जो स्पाइडरमैन का ये इसका जो कॉम्पस बॉक्स है इसमें इसका लेंथ क्या ज्यादा है ना, और यहाँ पे ये वाला अपना स्टिक है, मैं चाहता हूं ये इसके ऊपर आ जाए और इसका लेंथ छोटा हो जाए, कितना हो जाए, ये स्टिक जितना हो जाए, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो एक तो ओवरलैप भी करे और इसके लेंथ जितना ही बन जाए। क्लियर हुआ रिक्वायरमेंट क्या है? और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है, मैं ऐसा चाहता हूं, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। अब देखो, अब यहां पे जो यूनिट वेक्टर है अब कम आएगा। तुमको मालूम है वेक्टर में जब तुम ऐसे लिखते हो ए बी बार इक्वल्स टू क्या रहता है, बी बार माइनस क्या होता है, ए बार, बराबर है। बी बार माइनस ए बार का मीनिंग क्या है कि मेरा जो टर्मिनल पॉइंट है जहां पे मेरा वेक्टर खत्म हुआ वो कहां पे खत्म हुआ, बी पे, और इनिशियल पॉइंट है जहां से मैं शुरुआत किया वो कौन है, ए। तो यहां से शुरुआत करता हूं, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ये फिजिक्स में किया है ना। तो जब मैं इसको बी बार माइनस ए बार का मीनिंग क्या है, टर्मिनल पॉइंट जहां पे मैं खत्म हुआ माइनस मैं जहां से शुरुआत किया था। करेक्ट है कि नहीं है? तो ए बी बार ये होता है ना, बी बार माइनस क्या होता है, ए बार। ये पार्ट समझा? अब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या, लोकस वाले पार्ट में क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर देखा था, करेक्ट ना? अब देखो यहां पे z1 है, यहां पे z2 है, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है, डायरेक्शन इसकी तरफ है, तो क्या रहेगा, z2 माइनस क्या रहेगा, z1, बराबर ना? और इसका क्या रहेगा, इसका भी डायरेक्शन ऐसा है, तो क्या रहेगा, z3 माइनस z1, बराबर ना? मैं चाहता हूं ये इसके ऊपर ओवरलैप करे, मतलब ये किसके जैसा बन जाए, z3 माइनस z1 जैसा बन जाए। तो z3 माइनस z1 इक्वल्स टू, मैं पहले क्या करूंगा, इसको ना तोड़ के इसको ना सीधा यूनिट वेक्टर बना दूंगा, इसका लेंथ कितना कर दूंगा, 1। तो इसका लेंथ मैं कैसे करूंगा, z2 माइनस z1 का लेंथ कैसे, यूनिट वेक्टर कैसे करते हैं, z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z2 माइनस z1। इधर पे बना क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखते रहो, सांस लेते रहो। यहां पे ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। एक बार मैंने इसको यूनिट वेक्टर कर दिया, अब मैं इसको ना घुमाऊंगा, कितने से घुमाऊंगा, थीटा से। तो थीटा से घुमाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, e रेज टू आई थीटा। डन, मैंने कर दिया। मैंने इसको यहां पे पहले इसको छोटा किया, इसको घुमाया, अब इसको बड़ा करूंगा। अब इसको मेरे को मालूम है ये टोटल लेंथ कितना है इसका, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। अब इसको मेरे को खींचना है, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, z3 माइनस z1 के किससे, मैग्नीट्यूड से, वही मॉड से, मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीट्यूड से। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z3 माइनस z1। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना? तो जिस वेक्टर को दूसरे के पास जहां पे भेजना है, पहले उसको यूनिट वेक्टर पे लाओ, घुमाओ और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना ही बन जाएगा ना। तो ऐसे मैं z3 माइनस z1 बना लिया, क्लियर है? तो इसको समझना है, इसको तुम्हें करना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखो, वरना तो जो फेमस है वो ऐसा है, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू, ये भी मॉड में ये भी मॉड में, दोनों को एक ही में क्या रहेगा, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इंटू ई रेज टू क्या रहेगा, तो ये अपना बन गया। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं? तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। तो ये है मेरा, कौन सा है मेरा, इनिशियल वेक्टर IV, और ये मेरा क्या है, फाइनल वेक्टर FV। तो कैसे रहेगा, फाइनल अपॉन इनिशियल, जहां से शुरुआत करना है वो नीचे, जहां पे खत्म करोगे वो ऊपर, ठीक है? उसका बाजू में दोनों का क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड, और किससे मल्टीप्लाई किया, एंगल से, जितना घुमाना है। ये एंगल हो गया ना, ये एंगल हो गया, जितना तुम्हें घुमाओगे, जितना तुमको रोटेशन चाहिए उससे तुम मल्टीप्लाई कर दो कि मेरे को इतना घुमाने का है। लॉजिक समझा अभी इसका पूरे का, क्लियर है ना? तो चलो इसको लिख लो, इसको अच्छे से बनाना, एक एक का मीनिंग डालना। और यहाँ पे मैंने एंगल लिखा है, तो तुम बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा,
रोटेशनल ऑपरेटर है ना ये, तो रोटेशनल ऑपरेटर लिखो, या तो हिंदी में लिख दो जितना घुमाना है वो एंगल यहां पे। सही लगा कि नहीं लगा, समझा कि नहीं समझा? मेरे को बताओ ई रेज टू जो आई थीटा है, ये थीटा पॉजिटिव अभी तो है, नेगेटिव कब रहेगा? क्लॉकवाइज में जाएंगे। तो यही अगर मेरे को मूवमेंट ऐसा करना रहता ना, इस तरफ घुमाना रहता, तब मेरा नेगेटिव आता। यानी बेसिकली इसको अगर मैं Z3 माइनस Z1 को इधर पे घुमाता इसके ऊपर, तब मैं कौन सा एंगल लेता? नेगेटिव, है कि नहीं? तो एक काम करोगे तुम Z3 माइनस Z1 को इसके जैसा बनाओगे। मैंने इसका लिखा ना, मैंने इधर से इधर पे घुमाया, तुम इसको इधर से इधर घुमाओ, इतना कर सकते हो? Z2 माइनस, हाँ करेक्ट, Z2 माइनस Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z3 माइनस अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू माइनस आई थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1, है कि नहीं? लॉजिक समझा अभी? उल्टा करिए। हाँ उल्टा, बस एंगल क्या आएगा? नेगेटिव। समझे? ये पार्ट समझा ना? तो इसको इधर पे घुमाना, ये देख के। तो ये कहा था फ्रॉम Z2 माइनस Z1 टू Z3 माइनस Z1, तुम्हारा ये मोमेंट था। अब तुम मोमेंट उल्टा करोगे, अब इसका क्या रहेगा? Z2 माइनस Z3 माइनस Z1 टू क्या रहेगा? Z2 माइनस Z1, है कि नहीं? तो ये कर सकते हैं हम लोग। घुमाओ, इधर से इधर, फ्रॉम Z3 Z1 टू Z2 Z1, हो गया? बाकी लोग का लिख के हुआ? तो क्या हो जाएगा? इधर पे घुमाना है, क्या हो जाएगा? Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 इंटू ई रेज टू माइनस आई थीटा इंटू मॉड ऑफ क्या रहेगा? इजी पीजी है। बस इसको इधर पे लेके आएंगे, दोनों का मॉड ऐसे ही है, सेम चीज। इजी है कि नहीं है? समझा ना? किसको किधर घुमाओगे? अपने को Z3 इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए? Z1 एंड Z2। किसको कहां पे घुमाने गए? किसको? कहीं पे भी घुमाओ, आंसर आएगा। किधर पे घुमाए? क्लॉकवाइज जाते, अरे एंटी क्लॉकवाइज जाते ना, पॉजिटिव रखते, तो हम लोग इसको इधर पे घुमाते। तो अगर ये इनिशियल है, ये क्या है अपना? टर्मिनल है, तो इनिशियल वाला किधर आता है? नीचे। Z2 माइनस क्या होएगा? Z1। टर्मिनल वाला जहां पे खत्म होने वाले है वो कहां पे आता है? ऊपर। ठीक है, यहां पे दोनों का क्या होता है? मैग्नीट्यूड Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं है? और इसको तुमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? आई कितना? पाई बाई 2 ना, 90 डिग्री से। 90 डिग्री, यहाँ दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना, है कि नहीं? तो अब तुमको मालूम है ये दोनों का लेंथ क्या है? सेम। अगर ये दोनों का लेंथ सेम है तो इसका दोनों का इंडिविजुअली मॉड भी निकालोगे तो क्या आएगा? सेम। तो दोनों जन क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बराबर है? तो ये कितना होने वाला है? इसको ऐसे लिखो, Z3 माइनस Z1 मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई रेज टू आई पाई बाई 2, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। बराबर ना? तो क्या बचा यहाँ पे? 1 ई रेज टू आई क्या हो गया? पाई बाई 2 Z3 माइनस Z1, है कि नहीं? पार्ट समझा कि नहीं समझा?
मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है ना, तो सेम ही रहते, दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा। अब यहाँ पे z3 माइनस z1 अपॉन क्या हो गया, अब तुमको मालूम है e रेज टू आई पाई बाई 2 क्या होता है, i है कि नहीं, तो वहां पे i लिखो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो। चलो अरे इसको इधर कर, अरे वैसे भी नहीं करना है, अगर तो भी नहीं समझ रहे तो क्या करोगे, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, i से। तो अगर इधर i से इधर i से, वो i स्क्वायर, यहाँ पे i स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर समझो दे रहे ने क्वेश्चन क्या पूछा, z3 की जगह पे z2, तो कुछ नहीं, इधर z3 माइनस z1, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, i से। इधर पे i से करोगे तो क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। व्हाट इज i स्क्वायर, -1। तो इधर क्या रहेगा, माइनस z2 प्लस क्या हो जाएगा, z1। इसको उठा के इधर लेके आओ, इधर z1 है, इसको उठा के उधर भेज दो, माइनस i क्या रहेगा, z3 माइनस z1 हो गया, है कि नहीं। उतना घुमाने की भी जरूरत नहीं, i से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी हम लोग ने z3 का क्वेश्चन था, z3 पे z2 रहता तो क्या करने का रहता, सिर्फ i से मल्टीप्लाई, तो तुम्हें z2 भी हो जाता। नहीं बेसिकली अगर मैं उधर पे बोल रहा हूं z2 माइनस z1 अपॉन z4 माइनस z1, तो बेसिकली मैं यहां पे क्या चाहता हूं, मैं शुरुआत किधर से कर रहा हूं, इनिशियल वेक्टर कौन सा है, z4 माइनस z1। मैं z4 माइनस z1 को किसके जैसा बनाना चाहता हूं, तो मतलब इसका मोमेंट कैसा रहेगा, ये तरफ ना, तो अगर क्लॉकवाइज रहेगा, तो इसको अगर इधर घुमाना है, अरे यार इसको अगर इधर घुमाना है तो इसके बीच में एंगल कितना है, हाँ माइनस पाई बाई। तो अगर मैं इसको इधर की तरफ घुमाना चाहता हूं तो 90 डिग्री है, मेरे को कितना क्लॉकवाइज घूमना है, तो मतलब क्या रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस, माइनस। तो मतलब इधर पे क्या आने वाला है, माइनस पाई बाई 2। तो यानी इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, माइनस पाई बाई 2। लॉजिक समझा क्या चाहते हैं हम लोग, बेसिकली एक चीज को दूसरे जैसा बनाना है, तो मेरे को कितना एंगल कौन से डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर माइनस पाई बाई 2, सेकेंड वाले का आंसर तुम लोग सोचो, पाई बाई 4 का तो लॉजिक भी है, पाई बाई 6 का तो लॉजिक नहीं है। कैसे मूवमेंट कर रहे हो तुम, ये इनिशियल है ना, इसको किसके जैसा बनाना है, इसके जैसा, कैसे बनेगा, ऐसे घुमानेंगे तो बन जाएगा क्या, अरे ऐसा ही है वेक्टर और ये वेक्टर ऐसा है, तो इसकी तरफ देखो, इसकी तरफ ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसा है और ये ऐसा है, तो ऐसे घुमा के बन जाएगा। तो कैसे बोल रहे हो तुम पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, उसके पीछे तो और लॉजिक नहीं है ना। 135, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, शाबाश 135 रहेगा ना। कैसे देखो, अब यहां पे ध्यान देना, इधर पे ध्यान देना, इसको हम लोग ने किया, इसको इधर पे लाया मैंने, ठीक है, ला सकते ना, एंगल तो एक्सटेंड करना, मेरे को सिर्फ एंगल चेक करना है ना। तो ये जो इधर पे था इसको उठा के इधर पे लेके आए, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस साइड पे ऐसे घुमाऊंगा तो हो जाएगा ना। देखो ये जो था इसी लाइन का मेरे को एंगल पता करने का, तो ये इस लाइन को मैंने इधर पे नीचे खींचा, अब मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रख दूंगा तो बन जाऊंगा ना, है कि नहीं। तो ये जब इस तरफ नीचे आया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे, तो हम लोग को ये मालूम है एंगल मेरा क्या है, पॉजिटिव, तो डन, एंगल पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब जब ये नीचे आ रहा है, यहां पे आया, इसको ऐसे घुमाओगे तो 90 डिग्री घुमा, है कि नहीं, एकदम ऐसा हो जाता है तो 90 डिग्री होता है ना। अरे भाई ये क्या हो गया, इसको अगर समझो ऐसा है, ये अगर ऐसा है, ऐसा घुमा दोगे तो ये 90 डिग्री होएगा ना, तो ये इधर पे 90 डिग्री हुआ, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हुआ, अब मुझे बताओ तो ये कितना एंगल बचेगा आगे का, 45, तो मतलब मेरा टोटल एंगल कितना रहेगा, 135। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो मतलब मेरा जो टोटल यहां पे आर्ग्यूमेंट रहेगा, इसको यहां पे भेजते हैं,
अरे रे Z1 को लेके चला गया ये। तो ये कितना होने वाला है 3π/4 ना। हाँ ये इस लाइन को इधर पे नीचे ला दो, ठीक है। तो ये वाले लाइन को इधर ला दो, तो मेरे को इधर से इधर पे ला दूंगा तो कितना डिग्री होएगा 90 डिग्री ना, है कि नहीं। तो ये इधर आ गया, मेरे को इतना इसका ये चाहिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एंगल कितना बचेगा मेरा 45, क्योंकि ये देखो ये 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना होगा 135 ना, है कि नहीं। सॉरी ये टोटल एंगल कितना रहेगा 180, ये 90 है तो मतलब इधर कितना है 45 और इधर कितना है 45, तो 90 पे इधर है 45 ऐड करूंगा तो कितना होगा, समझाइए। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 135 का। लॉजिक समझा इसके पीछे। तो कैसे अभी खुद को एक्सप्लेन करना है तो कैसे रहेगा, इसको नीचे एक्सटेंड कर दो और एरो दिखा दो इसके लिए, इसके डायग्राम के लिए। ये जो जिधर पे लिखे होना चाहिए तो ऐसा छोटा सा बना लो फटफट, ऐसे करके एक्सटेंड किया, मूवमेंट ऐसा किया और यहां पे एंगल, तो ये कितना 90 और ये 45, तब लिख देना यहां पे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो 135। लॉजिक समझा कि नहीं। तो समझा बाकी लोगों को, नहीं समझा तो देखो तुम्हें कहां से किस चीज से क्या बनना है, Z1 माइनस Z4 से तुमको क्या बनना है Z3 माइनस Z2। तुम जा रहे इधर हो, तुमको बनना ऐसा है, तो इसको तो मैं उठा के ला सकता हूं यहां पे, ये जो पूरा एंगल है इसको मैं पूरा उठा के ला सकता हूं, इसको इसके ऊपर ला दूंगा तो सेम ही होएगा ना, है कि नहीं। बस दोनों के डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मतलब एक ऐसे जा रहा है तो एग्जैक्टली फ्लिप मार गया ऐसा है, बराबर ना। जब ये ऐसा चल रहा है और मेरे को फ्लिप ऐसे मारना है तो क्या है पाए ही है ना, है कि नहीं। और अगर पाए है तो तुम ऐसे घूमो ऐसे घूमो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तुम ऐसे तो घूम ले ही नहीं सकते, है कि नहीं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो अलाउ ही नहीं करता माइनस पाए, क्या रहेगा पाए, तो नेगेटिव लेने से अच्छा मैं किसको लूं पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया पाए। अब तुमको मालूम पड़ गया एंगल मालूम पड़ गया ना। अब देखो, अब ये देखो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 अगर 0 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 0, या तो क्या रहेगा पाए, ये दोनों में से देखो Z1 अपॉन Z2 अगर 0 या तो पाए, इसका मतलब क्या है अगर एक वेक्टर Z1 है तो दूसरा भी जो क्या रहेगा या तो उसके सेम डायरेक्शन में रहे, बराबर है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा 0 और डायरेक्शन सेम है। लेकिन एक अगर Z1 ऐसा रहे Z2 ऐसा रहे तो मतलब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है पाए, उल्टा है ना एग्जैक्टली इसका, है कि नहीं। तो या तो तुम 0 एंगल पे बैठोगे या तो तुम कौन से पाए पे बैठोगे, समझा कि नहीं समझा। तो मतलब बेसिकली क्या, आपने इसको इसके ऊपर रख दूंगा तो क्या बन जाएगा कोलिनियर, तो कोलिनियर में भी क्या रहेगा एंगल सेम रहेगा, या तो 0 रहेगा या तो क्या रहेगा पाए रहेगा। क्लियर है, ये समझाना। तो अगर Z1 अपॉन Z2 अगर ऐसा है तो या तो ऐसे रह सकता है या तो ऐसे रह सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर एंगल 0 है तो तुमको मालूम है कि तुम्हारा जो भी वेक्टर फॉर्म रहता है तुम उसको किस में लिखते हो पोलर फॉर्म में कॉस, और किस में लिखते हो साइन। तो कॉस एंगल 0 है तो कॉस के साथ तुम क्या लिखोगे 0 और साइन के साथ क्या लिखोगे 0। बट व्हाट इज साइन 0 0 एंड व्हाट इज कॉस 0 1, समझे ना। तो इसका मतलब साइन वाला पार्ट ही नहीं है, साइन वाला पार्ट नहीं है मतलब कौन सा वाला पार्ट नहीं है आई वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना। तुमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, अगर ये पूरा पार्ट नहीं है तो मतलब आई वाला पार्ट है क्या, नहीं, मतलब ये प्योरली क्या है रियल, क्योंकि इमेजिनरी तो बचा ही नहीं ना। तो एंगल देखते ही हम लोग बोल सकते हैं ना कि बाबा इधर तो कुछ बचा ही नहीं, जब इधर कुछ बचा नहीं तो वो तो 0 हो गया, जब वो 0 हो गया तो आई बचा नहीं, जब आई बचा नहीं तो मेरा ये क्या है प्योरली रियल। समझे, ये क्लियर हुआ ना। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, सिर्फ ये बचा। दैट मींस अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 0 या पाई रहे, देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं Z1 अपॉन Z2 इज
प्योरली रियल। लॉजिक समझे इसके पीछे? क्लियर हुआ ना? तो ये नोट कर लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से करो, मैं गारंटी देता हूँ सीडी बहुत अच्छा जाएगा। इसका तो तुमको कंपेरेटिवली ज्यादा आएगा। जो सीडी वाले बच्चे हैं ना, उनसे ज्यादा तो तुमको आएगा। अब बताओ, अगर Z1 अपॉन Z2 प्योरली रियल है, तो अगर मैं इसका Z1 अपॉन Z2 है, अगर मैं इसका बार भी लूंगा यानी कॉन्जुगेट भी लूंगा, तो भी दोनों जन इक्वल ही रहेंगे ना, क्योंकि कॉन्जुगेट में चेंज कौन होता है? इमेजिनरी वाला पार्ट। इमेजिनरी अगर पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट क्या होगा? नेगेटिव। और अगर इमेजिनरी नेगेटिव है तो कॉन्जुगेट क्या होगा? पॉजिटिव। इधर इमेजिनरी नहीं है तो कॉन्जुगेट लोगे भी तो दोनों जन क्या रहेंगे? सेम। चेंज करने को ही नहीं है कोई इंसान, तो सब कुछ सेम ही रहेगा ना। समझे ना ये लॉजिक इसके पीछे का? क्लियर है? चल आगे बढ़ सकता हूं मैं। अब इसके एक क्वेश्चन करते हैं और, ठीक है? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन करें इसका। देखो, ABC is equilateral triangle. ABC is equilateral triangle. Then find BC where G is centroid. सेंट्रोइड जी है ना, तो जी अपना है 4+5। ये है, ये बी है, ये सी है। अभी अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। अभी तुम देखो सेंट्रोइड जी है अपना, ठीक है? यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका लेंथ क्या रहेगा? सेम, ठीक है? अब मेरे पास यहाँ पे G है, अगर मैं यहाँ पे, मेरे को B और C बोला है निकालने के लिए, तो मेरे पास G है, मेरे पास A, डायरेक्शन इसके साइड है, बराबर ना? डायरेक्शन इसके साइड है तो मतलब क्या करना पड़ेगा? ZA माइनस ZG, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है ना, इधर से मैं चालू होता हूँ, यहाँ पे जाके मैं क्या होता हूँ? खत्म होता है। तो क्या हो जाएगा? ZA माइनस क्या होगा? ZG। व्हाट इज ZA? 2+3 है, तो ये क्या हो गया? 2+3 है, माइनस ZG क्या होगा? 4+5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 4 इज -2, 3 - 5 इज -2 है, बराबर ना? तो मतलब मेरे को ये मिला, क्या मिला? AG। करेक्ट है ना? तो AG, इसको GA बोलते हैं, वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहे तो GA, तो मुझे GA मिला। अब मेरे को क्या चाहिए? B और C निकालना है। मैं इसको पकड़ूंगा, इसको ऐसे लिया, इसका लेंथ मिल चुका है, मैग्नीट्यूड मिला है, इसको ऐसे करके घुमा दूंगा, ऐसे करके, बराबर ना? तो ये कौन से डायरेक्शन में पूरा मूवमेंट हुआ? क्लॉकवाइज, ठीक है? ये पूरा क्लॉकवाइज में हुआ। इसको अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो तुम मुझे बताओ, अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा टोटल एंगल कितना कवर कर रहा हूं? 120। 120 मतलब कितना हो गया? 2π/3, करेक्ट ना? 2 × 60 कितना हो गया? 2π/3। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? Z, इसका भी एरो ऊपर है, तो क्या रहेगा? ZB माइनस ZG इक्वल्स टू, इधर पे मेरे को मूव करना है किसको? ZA माइनस ZG इंटू e⁻⁴ क्या होएगा? 2π/3। समझा है कि नहीं? क्योंकि सबका लेंथ सेम है ना, तो मेरे को तो कुछ करने की जरूरत नहीं कि इसको यूनिट वेक्टर बनाओ, फिर उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, तब जाके वो उसका लेंथ बनेगा। सब लोग इक्वल है। अगर सब लोग इक्वल है तो क्या टेंशन है? सीधा घुमाने का। किधर में माइनस आएगा? हाँ माइनस, तो यहां पे माइनस,
ई रेस टू माइनस आई 2 पाई। समझे ये? अब तो इधर पे ZG हम लोग के पास है ना, ZG कितना है 4 + 5 है कि नहीं? तो पहले चाहिए तो इधर का पूरा सॉल्व कर लो, पहले चाहिए तो इसको, इतना पूरा पार्ट अलग है, इतना पूरा पार्ट अपना सॉल्यूशन है। तो ZB माइनस ZG इक्वल्स टू ZA माइनस ZG, ये कितना आया था हम लोग को -2 माइनस 2y, ठीक है। ई रेस टू क्लॉकवाइज गए तो माइनस कितना है 2 पाई 3 ना, तो क्या होएगा cos -2 पाई 3 प्लस आई साइन कितना होएगा, करेक्ट है कि नहीं है? तो ये कितना हो गया ZB माइनस ZG इक्वल्स टू -2 माइनस 2y। व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा? cos थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? समझे? अब इधर पे अपने को वैल्यू निकालना है, cos कितना है 120, 120 कितना होता है cos 120 क्या हो गया, cos ऑफ क्या होएगा 180 माइनस 60। व्हाट इज 180 चेंज और नो चेंज? तो कितना आया cos 60। 180 माइनस पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड। एंड व्हाट इज cos 60? तो इधर पे ये कितना है -½ माइनस साइन 2 पाई 3, साइन 60 कितना हो गया √3/2। बट वो तो क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है। तो इधर पे क्या रहेगा, इधर का माइनस तो ऐसे ही रहेगा, कितना आएगा √3/2। समझे? इधर पे ये क्या हो गया -2 माइनस 2 है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, वो तुम्हारा आंसर है। तो ऐसे मेरे को क्या मिल गया B मिल गया। और अभी मेरे को बताओ यही मेरे को C चाहिए होगा तो कैसे करना पड़ेगा? मेरे को C चाहिए अभी, एंटी क्लॉकवाइज किसको, A को इसको घुमा के किधर पे, हाँ, तो ये कौन सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना 120। समझे ये? तो चलो ये लिख लो, तो इधर पे ZB माइनस ZG है, तुम किसका लिखोगे ZC माइनस क्या ZG। तो ZC माइनस ZG कितना हो जाएगा, उसका बस फॉर्मूला लिख देना, ये वाला पार्ट लिख देना, बस इधर पे क्या आएगा प्लस आएगा ना। ZB माइनस ZC माइनस ZG इक्वल्स टू ZA माइनस ZG इंटू ई रेस टू क्या रहेगा I कितना रहेगा 2 पाई 3। डायरेक्शन क्या है अपना क्लॉकवाइज। तो बस इतना लिख दो, इतना। अब सेम ही कैलकुलेशन है तो घर पे भी कर सकते हो ना, सब कुछ सेम हो गया, बस बीच में क्या आ रहा है पॉजिटिव आने वाला। समझा? मैं यहां तक लिख सकता हूं इसका सब कुछ नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा 1/2 है, 1/2 इधर पे क्या आएगा -1/2। कॉस तो ये है ना, ये क्या आएगा प्लस I, बस ये वाला है। यहाँ पे तुमने ऐसे देख रहे हो क्या इक्वल है क्या दोनों, ये इसको इक्वल है क्या, क्या ए बी ए एन को इक्वल है? मैंने कहीं पे लिखा है नहीं। अगर मैं ऐसे सिंबल किया रहता कि दोनों साइड इक्वल है तो हम लोग का टेंशन नहीं था, सिर्फ घुमाना था। बट यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा इनिशियल से, ये वाला क्या है इनिशियल कौन सा रहेगा ZB माइनस ZA। इसको जाना किसके पास है ZN माइनस कौन सा ZA, बराबर ना। तो ये क्या रहेगा ZN माइनस ZA अपॉन ZB माइनस ZA इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, इसको ये मूवमेंट है इसके पास, तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा ना, क्या रहेगा Zn माइनस ZA अपॉन मैग्नीट्यूड ZB माइनस ZA, बराबर ना। अब इनटू कितना होएगा, e रेज टू आई वॉट 60 मतलब कितना हो गया, और ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, समझा, ये बराबर है ना, क्लियर है। अगर इसको मैं साइन लेता हूं, ये डायग्राम ड्रॉ करो, इतना लिखो, मैग्नीट्यूड दिया है। चलो ये लिखा तुमने। अब इधर पे देखो, क्या मेरे पास इसका लेंथ है, इसका लेंथ है क्या, लेंथ है क्या, नहीं, किधर वैल्यू है तुम्हारे पास, नहीं अभी नहीं है ना, इसका है क्या, नहीं, किसी का नहीं है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ Zn माइनस कितना ZA अपॉन क्या रहेगा ZB माइनस कितना रहेगा ZA। अब Zn माइनस ZA, Zn माइनस ZA, तो ये मतलब ये बेसिकली है क्या यहाँ पे An, ZB माइनस ZA क्या रहेगा, कितना रहेगा ZB माइनस क्या रहेगा AB, है कि नहीं, ZB माइनस ZA ये, और इसके इधर पे अपना एंगल कितना है, e रेज टू आई कितना है π/3, इधर पे एंगल कितना है, e रेज टू आई कितना है π/3, समझे कि नहीं समझे इतना पार्ट। अब यहां पे मुझे बताओ क्या है, Zn माइनस ZA अपॉन क्या रहेगा माइनस ZA, ये पार्ट समझा। अब इधर पे आने के बाद an, अब मुझे बताओ इधर पे देख के तुम बता सकते होगे यहां पे क्या है an अपॉन NB, सॉरी an अपॉन क्या है AB, an क्या है ये ना, AB क्या है ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो गया एडजेसेंट, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, दिख रहा है ना 90 डिग्री इधर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एडजेसेंट है, ये किसमें होता है tan cos में ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें होता है cos में होता है, tan में क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इधर पे मैं क्या लिख सकता हूं कि मुझे मालूम है अगर cos 60 डिग्री होता, अगर मैं cos 60 डिग्री लेता तब क्या होता है an अपॉन क्या होता AB, तो मतलब an अपॉन AB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां पे cos 60 डिग्री इंटू e रेज टू आई कितना हो गया π/3, व्हाट इज cos 60 e रेज टू आई π/3, तो अब यहां पे लिख सकता हूं ना, क्या लिखूंगा cos π/3 प्लस i साइन कितना होगा π/3, ठीक है। तो Zn माइनस ZA अपॉन ZB माइनस ZA, व्हाट इज cos π/3 60 एंड व्हाट इज cos 60, इधर भी 1/2 बराबर है, इधर पे तुमने वैल्यूज रखा, सबको क्या करोगे अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। ZB माइनस ZA, ZB माइनस ZA मतलब ये दोनों को माइनस करोगे, करेक्ट है, वो तो हो जाएगा, और Zn अपने को पता नहीं, लेकिन अपने को ZA तो पता है ना कितना है 3 + 2y, सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व कर सकते हैं ना अभी, चलो करते हैं अभी, ये क्या होएगा, ये लास्ट सम रहेगा, कितना हो गया यहाँ पे Zn माइनस ए कितना है ए कितना आया 3 + 2y, इसके आगे क्या था ZB कितना था ZB 6 + 6 है, माइनस कितना करना है, और बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो इधर 1/2 इंटू व्हाट इज cos 60 हाफ, व्हाट इज sin 60 डन डना डन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा
क्यूटी क्या बोल रहे तू? ये कितना होने वाला है? 6 माइनस 3 इज व्हाट? 3. 6 माइनस 2 इज व्हाट? +4 है. इधर पे 1/4 प्लस आई रूट 3/4 बराबर ना. अब इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर दो. कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये बस नीचे वाले पार्ट को इधर पे मल्टीप्लाई कर दो. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है यहाँ पे? तो Zn माइनस 3 माइनस 2i इक्वल्स टू 3 प्लस 4i और यहाँ पे क्या है? 1/4 प्लस आई रूट 3/4. क्या अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हैं ना. बस इसको बाद में उधर भेज देना है. वही अपना क्या रहेगा फाइनल आंसर. मिल गया ना Zn? समझा? तो इतना पार्ट घर पे प्रैक्टिस करना. रोटेशन ही एक है, लेकिन रोटेशन एक बार समझ गया ना बहुत इजी कर देता है सम्स को. ठीक है, यही चीज अगर मैं x और y लेके सॉल्व करूं तो बहुत बड़ा होएगा, लेकिन यही अगर मैं रोटेशन के साथ करूं तो कितना छोटा हो जाता है. ये तो फिर भी छोटा है. x प्लस आई वाई लेके करता ना बहुत ही बड़ा बनता था. समझे? क्लियर है ना? तो ये लिख लेना. सम बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लो. सम बेसिक कॉन्सेप्ट है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, ठीक है, ये लिखा तुमने. फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, उसी के आगे नाम है उसका. स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट्स. एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड्स, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हुआ है ना. हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ये तो कुछ मजा के वो तो बेसिकली केमिस्ट्री किधर यूज होता है लाइफ में वैसा है. लेकिन ये सारे मेन से जो ऊपर का तुमने लिखा वो सब मेन है. इतने 11th के से इतने सिर्फ 11th में इतना ही है. इतना ही है. हाँ ये 11th का है पोर्शन. बस इतना ही. और मैथ्स में कितना क्या इंपॉर्टेंट? मैथ्स का तो पता है ना. मैथ्स का लिख दूं क्या? पीएनसी ट्रिगो, फिर क्या है? कॉम्प्लेक्स, फिर सर्कल, फिर स्ट्रेट लाइन. हाँ इसमें पीओएस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पीओएसएल. फिर ये हो गया. एक फंक्शंस करके वो आएगा, ये आगे फंक्शंस करके आने वाला है वो आगे. फंक्शंस हो गया, फिर लिमिट्स हो गया और कंटिन्यूटी हो गया. तो जिसमें से ये हो चुका है, सिर्फ 3 बाकी है. तो इसमें का तुम जो लेवल पे सॉल्व करोगे ना वो लोग कर ही नहीं पाएंगे. अगर तुमने इसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं अच्छे से, तुम फिर वो लोग का अटेम्प्ट करोगे ना तुमको लगता है तुमको आता है. ये बाकी है तो अभी ध्यान देते रहना. आगे जाके मैं इसमें सीख रहा हूं. चले आगे चलो.